नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ब्रह्मांड के सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर राज तक ले जाएगा। ये कहानी कोई कल की नहीं है, बल्कि 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये कहानी है एटम की। सोचिए, सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे से सवाल से। क्या हम किसी भी चीज को तोड़ते तोड़ते और तोड़ते जा सकते हैं, या फिर क्या कोई ऐसा सबसे छोटा हिस्सा है जिसके बाद और टुकड़े नहीं हो सकते? बस इसी एक सवाल ने विज्ञान की सबसे लंबी और सबसे दिलचस्प खोजों में से एक को जन्म दिया। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। हमारी ये कहानी किसी मॉडर्न लैब से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है प्राचीन ग्रीस के धूप से नहाए किनारों से, जहां एक फिलोसोफर ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया। मिलिए डेमोक्रिटस से, उस जमाने के एक बहुत बड़े थिंकर। करीब 400 ईसा पूर्व में उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा आइडिया दिया। उन्होंने कहा, सोचो, अगर तुम किसी भी चीज को तोड़ते जाओ, तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा ही जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और उन्होंने इन कणों को नाम दिया एटमॉस। ग्रीक में इसका मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके या अविभाज्य। और हाँ, यहीं से हमें मिला हमारा शब्द एटम। पर बिना किसी सबूत के ये सिर्फ एक ख्याल था, एक फिलॉसफी थी। और ये शानदार आइडिया जानते हैं क्या हुआ? लगभग 2000 सालों तक इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। चलिए, अब टाइम मशीन में बैठते हैं और एक लंबी छलांग लगाते हैं, पूरे 2000 साल आगे। अब वो दौर आ गया था जहां फिलॉसफी साइंस से मिलने वाली थी, और एटम का वो पुराना राज अब खुलने ही वाला था। ये बात है 19वीं सदी की शुरुआत की। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जॉन डॉल्टन। इन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी को एक मजबूत साइंटिफिक बेस दिया। मतलब डॉल्टन ने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर अपने नतीजे सामने रखे। डॉल्टन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम्स जो हैं वो सॉलिड, मतलब ठोस, और ऐसे गोले हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल छोटी छोटी गेंदों की तरह। और एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग। समझिए कि ये एटॉमिक साइंस के सफर की पहली पक्की सीढ़ी थी। पर डाल्टन के मॉडल में एक बड़ी पहेली थी जिसका जवाब नहीं था। अगर एटम सच में एक ठोस अविभाज्य गोला है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आता है? बिजली कहाँ से आती है? इसी सवाल ने अगली बड़ी डिस्कवरी का दरवाजा खोल दिया। तो डाल्टन ने नींव तो रख दी, पर साइंस कभी एक जगह रुकती नहीं है ना? अब वक्त था एटम के अंदर झांकने का, और अंदर जो मिला उसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1897। जे थॉमसन कुछ वैक्यूम ट्यूब्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिनमें से कुछ रहस्यमयी किरणें निकल रही थीं। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने खोज निकाला एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल, नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये एक जबरदस्त खोज थी। इसने साबित कर दिया कि एटम को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। सोचिए, एक केक है जो पॉजिटिव चार्ज का है, और उसमें जगह जगह नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन किशमिश की तरह धसे हुए हैं। अब सीन में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। उन्होंने सोचा, चलो थॉमसन के इस प्लम पुडिंग मॉडल को टेस्ट किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। पर जो नतीजे आए, उन्होंने न सिर्फ रदरफोर्ड को बल्कि पूरी साइंटिफिक दुनिया को हैरान कर दिया। हुआ ये कि ज्यादातर पार्टिकल्स सोने की पतली सी पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है। कुछ पार्टिकल्स थोड़ा सा रास्ते से भटक गए, और कुछ बहुत ही कम सीधे वापस टकरा कर आ गए, जैसे किसी दीवार से टकराए हों। ये एक्सपेरिमेंट इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे साइंस में एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको एक बिल्कुल नई दुनिया दिखा सकता है। तो इन हैरान करने वाली नतीजों से रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी भारी जगह पर जमा है। इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। बाद में नील्स बोहर ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं, एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा। पर कहानी में एक और ट्विस्ट था, एक और पहेली।
साइंटिस्ट ने हिसाब लगाया तो पता चला कि न्यूक्लियस का वजन सिर्फ उसमें मौजूद प्रोटॉन से कहीं ज्यादा था। तो वो एक्स्ट्रा वजन कहाँ से आ रहा था? ऐसा कौन सा पीस था जो अभी भी मिसिंग था? और बस इसी सवाल के साथ हम एटम के मॉडर्न जमाने में आ जाते हैं, जहां पजल के आखिरी टुकड़े अपनी जगह पर फिट होने वाले थे और एटम की एक बहुत ही अजीब पर सबसे सही तस्वीर सामने आने वाली थी। साल 1932 जेम्स चैडविक ने इस पहेली को सुलझा ही दिया। उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे पार्टिकल को खोज निकाला जिस पे कोई चार्ज नहीं था। वो न्यूट्रल था। नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और बस एटम के उस गायब वजन का हिसाब मिल गया। अब एटम की बेसिक पिक्चर पूरी हो चुकी थी। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मॉडर्न साइंस, जिसमें अर्विन श्रोडिंगर जैसे बड़े नाम शामिल थे, उसने बोहर के उस सोलर सिस्टम वाले मॉडल को भी चैलेंज कर दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड रास्ते पर नहीं घूमते, असल में वो एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड में मौजूद होते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जहां उनके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर एटम की यही हमारी आज की सबसे सटीक तस्वीर है। तो एक बार जब साइंटिस्ट ने एटम की बनावट को समझ लिया, तो अगला कदम क्या था? जाहिर है, इसके अंदर छिपी हुई जबरदस्त ताकत को बाहर निकालने का तरीका खोजना। और यहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² एक चाबी की तरह काम आई। इस इक्वेशन ने बताया कि मास यानी द्रव्यमान को एनर्जी में बदला जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि बहुत थोड़े से मास से भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकल सकती है। एटॉमिक पावर की ये खोज सच में एक दोधारी तलवार जैसी थी। एक तरफ इसमें दुनिया को तबाह करने की ताकत थी, तो दूसरी तरफ इंसानों की तरक्की के लिए बेशुमार मौके भी थे। साल 1945 इंसानियत ने अपनी एक सबसे बड़ी साइंटिफिक कामयाबी का सबसे खौफनाक नतीजा देखा। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक हमलों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सबने देखा कि एटम के अंदर छिपी ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये एक दोधारी तलवार थी। जहां एक तरफ तबाही थी, वहीं दूसरी तरफ तरक्की भी थी। उसी एटॉमिक साइंस का इस्तेमाल बिजली बनाने में हुआ, कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी में हुआ, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पावर सोर्स के तौर पर हुआ और खेती को बेहतर बनाने में भी हुआ। ये हमें दिखाता है कि कोई भी साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो ये थी हमारी यात्रा। कहाँ डेमोक्रिटस का एक फिलोसॉफिकल आइडिया और कहाँ से हम पहुंचे डाल्टन के ठोस एटम तक। फिर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को दुनिया के सामने रखा, बोहर ने उसके ऑर्बिट्स की कल्पना की और आखिर में चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजकर इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल कर दिया। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि एटम भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी कहानी हमारे यूनिवर्स जितनी ही बड़ी है। यह कहानी है इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की, ज्ञान के लगातार खोज की और उस बड़ी जिम्मेदारी की जो इस ज्ञान के साथ आती है।